गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप गुरुकुल बायोलॉजी क्लासेस में। ठीक, काफ़ी समय के बाद आज हम आप जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं। बहुत समय हो गया है। तो देखिए, आज जो हम आपको वीडियो में बताएंगे, हम आपको दो चीज़ों के विषय में बताएंगे। एक त्रुटिपूर्ण वायरस क्या होता है, जो डिफेक्टिव वायरस होता है वो क्या होता है। शायद आप पहली बार इनका नाम सुन रहे होंगे कि ये त्रुटिपूर्ण वायरस भी होता है। और दूसरा वायरस होता है सैटेलाइट वायरस, कि ये सैटेलाइट वायरस क्या होता है। अगर त्रुटिपूर्ण वायरस है तो इसको त्रुटिपूर्ण कहा क्यों जाता है। ठीक, दूसरा, यदि कोई वायरस सैटेलाइट है, मतलब कोई वायरस है और उसको सैटेलाइट वायरस कहा क्यों जाता है। हम इस टॉपिक में यही जानेंगे कि त्रुटिपूर्ण वायरस है क्यों और इसे कहा क्यों जाता है त्रुटिपूर्ण वायरस। दूसरा, जो सैटेलाइट वायरस क्या है और इसको सैटेलाइट वायरस कहा क्यों जाता है। ठीक, तो ये जानेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जो त्रुटिपूर्ण वायरस है, सबसे पहले आपको बताएंगे त्रुटिपूर्ण वायरस और फिर बताएंगे सैटेलाइट वायरस। ठीक, त्रुटिपूर्ण वायरस क्या होते हैं। कुछ वायरस त्रुटिपूर्ण होते हैं। त्रुटिपूर्ण मतलब क्या, उसमें कुछ कमियां होती हैं, कमियां, तो इसलिए इसको बोलते हैं त्रुटिपूर्ण। कुछ वायरस त्रुटिपूर्ण होते हैं और दूसरे वायरसों पर आश्रित होते हैं। देखिए, वायरस क्या है ये सब आप लोग जानते हैं। वायरस क्या होता है। वायरस न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। काहे से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से। तो इनको दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। या वायरस को और भी क्या कह सकते हैं, तो वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन भी कह सकते हैं। ठीक, तो जो वायरस है, तो वायरस अगर शरीर से बाहर है तब तो वो निष्क्रिय रूप में पड़ा रहेगा। ठीक, और यदि वही वायरस शरीर के अंदर कोशिकाओं में पहुंच जाएगा तो वो सजीव की भांति कार्य करेगा। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। और क्लास 11 में वायरस से रिलेटेड बहुत से वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक, कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों है, ठीक, और वायरस क्या है, तो सब कुछ हमने उसमें बता रखा है। वायरस की एक विशेषता होती है कि जब वो शरीर के अंदर पहुंचता है तो वो जो उसका न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड या तो उसमें डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। दोनों नहीं होंगे, डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं होंगे वायरस में। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। ठीक, तो जैसे ही वायरस शरीर के अंदर पहुंचता है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल अर्थात डीएनए या आरएनए जो होता है वो द्विगुणन करने लगता है। और अगर द्विगुणन नहीं करता है तो मतलब है कि वो कुछ उसमें कमी है। और जब उसमें कमी होगी तो ऐसे ही वायरस क्या होंगे, त्रुटिपूर्ण वायरस होंगे। अगर वायरस त्रुटिपूर्ण है तो वो अपना द्विगुणन नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसको द्विगुणन करना है तो उसका भी कोई रास्ता होगा। तो देखते हैं इसमें कि जो त्रुटिपूर्ण वायरस होते हैं वो अपना द्विगुणन कैसे करेंगे, ये भी हम इसमें जान लेते हैं। तो देखिए क्या है कि कुछ वायरस त्रुटिपूर्ण होते हैं, ठीक, और दूसरे वायरसों पर आश्रित होते हैं। अर्थात ये अपना खुद कुछ नहीं कर पाते हैं बल्कि ये दूसरे वायरसों की सहायता से करते हैं, इसलिए इनको त्रुटिपूर्ण कहा जाता है। ठीक, तो कुछ वायरस त्रुटिपूर्ण होते हैं और दूसरे वायरसों पर आश्रित होते हैं, जिन्हें सहायक वायरस, हेल्पर वायरस कहते हैं। अर्थात कोई वायरस है और वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा है, वो किसी दूसरे पर आश्रित है, तो जिस पर आश्रित है उस वायरस को क्या कहेंगे, सहायक वायरस, हेल्पर वायरस कहेंगे। ठीक, तो एक वायरस है तो वो वायरस किसी दूसरे वायरस पर आश्रित है और जिस पर आश्रित है उसे सहायक वायरस या हेल्पर वायरस कहते हैं। इन त्रुटिपूर्ण वायरसों की कुछ किस्में, मतलब जो त्रुटिपूर्ण वायरस होते हैं उनकी कुछ जातियां ऐसी होती हैं, कुछ किस्में तो उसी प्रकार से संबंधित वायरस से, जो वायरस वो होता है वो अपनी ही जाति के वायरस से कुछ रिलेटेड होता है, वायरस से कुछ आवश्यक कार्य के लिए जुड़ती हैं। मतलब इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि जैसे कोई अगर बैक्टीरियोफेज वायरस है तो वो अपनी ही जाति के वायरस के साथ जुड़ेगा। अभी एग्जाम्पल भी हमने दिया है इसका, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये क्या कह रही है दूसरी लाइन, इन त्रुटिपूर्ण वायरसों की कुछ किस्में तो उसी प्रकार से संबंधित वायरस से कुछ आवश्यक कार्य के लिए जुड़ती हैं। जैसे एक इकोलाई बैक्टीरिया है। देखिए, इकोलाई वायरस नहीं है, इकोलाई एक क्या है, बैक्टीरिया है, जीवाणु है। तो इकोलाई एक बैक्टीरिया है। इकोलाई का पूरा नाम क्या होता है, इश्चेरिकिया कोलाई। ठीक, तो
ई कोलाई एक जीवाणु है जिस पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इस पर एक बैक्टीरिया आश्रित है, जिसे क्या कहते हैं, P4 बैक्टीरियोफेज। का क्या नाम रखा गया है, P4 बैक्टीरियोफेज। तो P4 बैक्टीरियोफेज किस पर आश्रित है, ई कोलाई जीवाणु पर आश्रित है। ठीक, लेकिन ये P4 बैक्टीरियोफेज कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये त्रुटिपूर्ण वायरस है। तो इसकी सहायता करने के लिए एक और वायरस होगा जिसका क्या नाम रखा है, आगे देखते हैं। तो ई कोलाई जीवाणु पर आश्रित P4 बैक्टीरियोफेज प्रतिलिपिकरण कर सकता है। प्रतिलिपिकरण कर सकता है मतलब ये प्रतिलिपिकरण क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन कर सकता है। डीएनए का द्विगुणन या आरएनए का द्विगुणन, जो भी इसके पास जेनेटिक मटेरियल होगा उसका ये द्विगुणन कर सकता है। तो जो P4 बैक्टीरियोफेज है वो प्रतिलिपिकरण कर सकता है, अर्थात रेप्लिकेशन कर सकता है। अब ये रेप्लिकेशन क्या होता है, तो देखिए एक डीएनए से 2 डीएनए, 2 से 4 डीएनए, 4 से 8, या आरएनए है तो आरएनए भी अपना आरएनए बनाएगा। ठीक, तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिलिपिकरण। अपनी प्रतियों को बनाना, अपने डीएनए या आरएनए की प्रतियों को बनाना प्रतिलिपिकरण कहलाता है। तो वही लिखा हुआ है, ई कोलाई जीवाणु पर आश्रित P4 बैक्टीरियोफेज प्रतिलिपिकरण कर सकता है, परंतु आगे क्या कह रहा है, परंतु इसका जीनोम कैप्सिड प्रोटीन के निर्माण संकेत नहीं बना सकता। अर्थात जो वायरस होता है, वायरस के ऊपर एक खोल पाया जाता है। वायरस के ऊपर क्या पाया जाता है, एक खोल पाया जाता है। उस खोल को क्या कहते हैं, उस कवर को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। मतलब P4 बैक्टीरियोफेज प्रतिलिपिकरण तो कर सकता है लेकिन अपनी कैप्सिड प्रोटीन का निर्माण नहीं कर सकता। अब कैप्सिड प्रोटीन बनाने के लिए बस यहीं पर इससे गलती हो गई। अगर ये कैप्सिड प्रोटीन बना लेता तो ये त्रुटिपूर्ण वायरस नहीं होता। प्रतिलिपिकरण कर पा रहा है लेकिन कैप्सिड प्रोटीन नहीं बना पा रहा है। ठीक, तो अब इसको कैप्सिड प्रोटीन बनाने के लिए, अपने ऊपर का आवरण बनाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, हेल्पर वायरस की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं आगे। तो इसका जीनोम कैप्सिड प्रोटीन के निर्माण संकेत नहीं बना सकता। अब क्या होगा, इसके लिए यह एक संबंधित अवस्था फेज P2, अर्थात एक बैक्टीरियोफेज होता है जिसका नाम क्या रखा गया, फेज P2 को सहायक की भांति प्रयोग करता है। कैसा प्रयोग करता है, सहायक की भांति। तो सहायक की भांति प्रयोग करता है तो ऐसा वायरस क्या हो गया, त्रुटिपूर्ण वायरस हो गया। तो यहां पर हमने त्रुटिपूर्ण वायरस समझ लिया कि या तो त्रुटिपूर्ण वायरस कैसा होगा, त्रुटिपूर्ण वायरस ऐसा होगा कि या तो वो अपना जो है डीएनए या आरएनए जो भी होगा उसका प्रतिलिपिकरण नहीं कर पा रहा होगा। अगर प्रतिलिपिकरण कर ले रहा है तो कुछ और प्रोसेस नहीं कर पा रहा। जैसे जो P4 बैक्टीरियोफेज है वो ई कोलाई पर पाया जाता है, लेकिन ये प्रतिलिपिकरण तो कर लेता है परंतु अपना जो जीनोम है उसको कैप्सिड प्रोटीन का जो निर्माण है वो नहीं कर पा रहा है। कैप्सिड प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पा रहा है। इसके लिए क्या होता है कि यह अपनी ही, देखिए ये भी बैक्टीरियोफेज, ये भी बैक्टीरियोफेज, तो ये फेज P2 की सहायता लेता है, अर्थात फेज P2 की सहायता से ये कैप्सिड का निर्माण करा लेता है। इसीलिए ये बैक्टीरिया कैसा, ये वायरस कैसा हो गया, ये वायरस हो गया त्रुटिपूर्ण वायरस। तो त्रुटिपूर्ण वायरस आप समझ चुके होंगे कि या तो प्रतिलिपिकरण ना करा पाए, अगर प्रतिलिपिकरण करा लेता है तो वो कुछ अन्य प्रोसेस नहीं करा पाए, मतलब उसमें कुछ त्रुटि रह जाए, तो वायरस में कुछ त्रुटि रह जाएगी। ठीक, तो इसलिए ऐसे वायरस क्या कहलाते हैं, त्रुटिपूर्ण वायरस कहलाते हैं, जिनको हेल्पर वायरस की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गया त्रुटिपूर्ण वायरस। अब आगे देखते हैं सैटेलाइट वायरस। तो सैटेलाइट वायरस क्या होता है, तो देखिए सैटेलाइट वायरस छोटे वायरस कभी बड़ा होगा ही नहीं, छोटा होगा। ठीक, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए आपसे कि सैटेलाइट वायरस के अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो सैटेलाइट वायरस के अंदर एक सूत्री आरएनए पाया जाता है। ठीक, तो सैटेलाइट वायरस छोटे एक सूत्री आरएनए वाले, एक सूत्री मतलब क्या, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी पाया जाता है, जैसे रोटा वायरस। तो इसमें डबल स्टैंडर्ड जानते हैं, जैसे जिसमें 2 धागे जैसा रचना हो, तो ये है डबल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड में क्या होता है कि जिसमें केवल एक ही स्ट्रक्चर हो। ठीक, तो इसमें केवल एक ही न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला हो तो उसे बोलते हैं सिंगल स्टैंडर्ड। जिसमें 2 होंगी उसे डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। हमने डीएनए आरएनए पढ़ा है, काफ़ी वीडियो पढ़े हैं, तो आप कक्षा 12 के वीडियो में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर डीएनए आरएनए सब देख सकते हैं। ठीक, तो एक सूत्री आरएनए वाले होते हैं जिनमें रेप्लिकेशन जीन्स अनुपस्थित होते हैं। अर्थात देखिए
जो त्रुटिपूर्ण वायरस था वो रेप्लिकेशन कर पा रहा था, लेकिन ये कैप्सिड प्रोटीन निर्माण नहीं कर पा रहा था। जबकि सैटेलाइट वायरस क्या है कि ये छोटे हैं, इसमें एक सूत्री आरएनए है, और ये रेप्लिकेशन जो जीन होंगे, जो ऐसे जीन जो द्विगुणन करा सकते हैं, डीएनए आरएनए की संख्या को बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे जीन इसमें क्या होते हैं, सैटेलाइट वायरस में अनुपस्थित होते हैं। अब इसको सैटेलाइट कहते क्यों हैं, अभी देखेंगे, इसमें जानेंगे। ठीक, यद्यपि ये सहायक वायरसों की उपस्थिति में प्रतिलिपिकरण कर सकते हैं। अब देखिए, ये भी क्या है, इनको भी हेल्पर वायरस की आवश्यकता होगी। हेल्पर वायरस की उपस्थिति में ये क्या कर सकते हैं, प्रतिलिपिकरण कर सकते हैं। ये अपने डीएनए की संख्या या आरएनए की संख्या को बढ़ा सकते हैं प्रतिलिपिकरण के द्वारा, लेकिन इनको क्या चाहिए, तो इनको चाहिए इसमें सहायक वायरस। ठीक, तो सैटेलाइट वायरस क्या है कि ये छोटे एक सूत्री आरएनए वाले हैं और ये रेप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं। अगर इनको रेप्लिकेशन करना है तो इनको सहायक वायरस की आवश्यकता होगी और ये प्रतिलिपिकरण कर सकते हैं। ठीक, इनके आरएनए में जो इनका आरएनए होता है वो कितना बड़ा होता है, तो इनका जो आरएनए होता है वो 500 से 2000 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड आप कक्षा 12 में जाकर वहां पर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर भी है, वहां पर हमने न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बताया है। ठीक, कक्षा 12 में आप डीएनए में जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियोटाइड क्या है कि इसमें देखिए आपके पेंटोज शर्करा होगी, ठीक, फास्फोरिक अम्ल होगा, नाइट्रोजन बेस होंगे, तो ये सभी मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक, तो ये जो सैटेलाइट वायरस होता है तो इसके आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 500 से 2000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। सैटेलाइट न्यूक्लिक अम्ल को, जो सैटेलाइट न्यूक्लिक अम्ल अर्थात सैटेलाइट वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड अर्थात जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो वायरुसॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरुसॉइड्स कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है, कंपटीशन वगैरह पूछा जाता है कि जो सैटेलाइट वायरस होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे क्या नाम दिया गया है, तो वायरुसॉइड्स नाम दिया गया है। ठीक, इसको वायरुसॉइड्स भी कहते हैं। अब आगे, इन वायरसों का प्रजनन सहायक वायरसों के, देखिए जो ये डीएनए आरएनए की फोटोकॉपी बनाते हैं तो यही इनका प्रजनन है, और इनको प्रजनन के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ेगा, सहायक वायरस पर। अर्थात जैसे आप घर में हैं, घर में आप पापा मम्मी से पैसे मांगते हैं तो क्या है, जैसे आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप पापा मम्मी के चारों ओर क्या मंडराते रहते हैं कि अभी मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे। तो पापा मम्मी के चारों ओर क्या होता है, घूमते रहते हैं सैटेलाइट की तरीके से। तो जैसे ये वायरस भी होता है, वायरस क्या करता है कि ये अपनी फोटोकॉपी प्रतिलिपि कराने के लिए अर्थात आरएनए की फोटोकॉपी बनाने के लिए किसी सहायक वायरस के चारों ओर मंडराता रहता है, चारों ओर घूमता रहता है। तो इसीलिए इस वायरस का नाम ही रख दिया गया सैटेलाइट वायरस। अब आप जान चुके होंगे कि सैटेलाइट वायरस क्यों नाम रखा गया, क्योंकि ये अपने आप के प्रजनन करने के लिए सहायक वायरस के चारों ओर मंडराता रहता है, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया क्या, सैटेलाइट वायरस। तो वही लिखा हुआ है कि सैटेलाइट न्यूक्लिक अम्ल को वायरोसॉइड्स भी कहते हैं, और इन वायरसों का प्रजनन सहायक वायरसों के चारों ओर घूमता रहता है। मतलब ये प्रजनन कब कर पाएंगे, जब इनको सहायक वायरस मिल जाएगा, इसीलिए चारों ओर घूमते रहते हैं। तो अतः इन्हें क्या कहते हैं, सैटेलाइट वायरस कहते हैं। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि सैटेलाइट वायरस कौन है, देखिए एडिनो एसोसिएटेड वायरस। एडिनो एसोसिएटेड वायरस जो होता है ये एक सैटेलाइट वायरस है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये मानव में पाया जाने वाला सैटेलाइट वायरस है। कहाँ पाया जाता है, मानव में पाया जाने वाला सैटेलाइट वायरस है। तो यहाँ पर आपने ये जान लिया कि त्रुटिपूर्ण वायरस क्या होता है और सैटेलाइट वायरस क्या होता है। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।